परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने और हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में असहयोग के बारे में कि असहयोग जो है गांधी जी के नेतृत्व का पहला बड़ा जन आंदोलन था और इस आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला बड़ा अखिल भारतीय आंदोलन था और इस आंदोलन की ढेर सारी उपलब्धियां भी रही हैं। सबसे पहले तो इस आंदोलन ने कांग्रेस के चाल चेहरा और चरित्र में बदलाव किया। इस आंदोलन के द्वारा गांधी युग की शुरुआत हुई है और हमने पिछले क्लास में आंदोलन के कारणों को, आंदोलन की पृष्ठभूमि को जानने और समझने का प्रयास किया था। इस क्रम में हमने देखा था कि 1914 से 1919 तक की जो घटनाएं हैं और फिर इन घटनाओं के अलावा जो इन वर्षों में जो अंग्रेजी सरकार की नीतियां रही है वही असहयोग आंदोलन का कारण बनी है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है और प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव है ये असहयोग आंदोलन का एक कारण बनता है, क्योंकि युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दिया था, साथ ही जनता की परेशानियां भी काफ़ी बढ़ी थी और ऐसी परिस्थिति में एक तो था कि जनता की आकांक्षाएं काफ़ी बढ़ी हुई थी। जनता सरकार से उम्मीद कर रही थी कि युद्ध के बाद उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक तरीके से विचार किया जाएगा, उनकी मांगों को माना जाएगा। दूसरी ओर युद्ध के वर्षों में जनता गंभीर आर्थिक संकट से भी जूझ रही थी, लेकिन सरकार के द्वारा उनके राहत और बचाव में कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे जनता जो थी काफ़ी परेशान थी और जनता इस तरह की व्यवस्था से मुक्ति चाहती थी। इसके अलावा एक और जो बड़ा मामला था वो है रॉलेट एक्ट का मामला। यहाँ आपने देखा था कि अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनवाया, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इसके द्वारा एक कानून लाया गया और भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस कानून को काला कानून का नाम दिया। चूँकि इस कानून के द्वारा भारत की जनता के नागरिक स्वतंत्रताओं का हरण करने का प्रयास किया गया, भारतीय जनता की राजनीतिक आज़ादी को छीनने का प्रयास किया गया और इसके पीछे अंग्रेज़ों की मंशा ये थी, अंग्रेज़ों का इरादा ये था कि युद्ध के बाद के वर्षों में जो आंदोलन खड़े हों उन आंदोलनों से निपटने के लिए इस तरह के कानून को इस तरह के कानून को बनाया गया, इस तरह के कानून को लागू करने की बात कही गई और स्वाभाविक बात था कि इस तरह के कानून के बनाए जाने से भारतीय जनता की नाराज़गी बढ़ी। राष्ट्रवादियों ने इस कानून के विरोध करने का निश्चय किया, विरोध करने का फैसला किया और गांधी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इसी आंदोलन के दौरान आपने देखा कि पंजाब में जलियांवाला बाग की घटना घटी और जलियांवाला बाग का जो कांड है वो न सिर्फ भारत के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो काफ़ी कम घटी होगी। जिस तरह से निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर एक मैदान में घेर करके उन पर गोलियां बरसाई गई, तो ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी और न सिर्फ भारत में बल्कि जब इस घटना की खबर दुनिया के अन्य देशों में पहुंची और जब लोगों ने इस घटना के बारे में जाना तो अंग्रेजी सरकार की काफ़ी भर्त्सना की गई, अंग्रेजी सरकार की काफ़ी निंदा की गई और अंग्रेजी सरकार का जो ये दावा था कि वो भारत की जनता की मर्जी से भारत पर शासन करते हैं, तो उनका ये दावा जो था अब बिल्कुल गलत साबित हो रहा था और इस घटना से अंग्रेजी सरकार की जो मान प्रतिष्ठा थी वो काफ़ी गिरी। इसी क्रम में आपने देखा कि भारतीयों ने जब इस घटना की निष्पक्षता से जांच की मांग की तो रॉलेट कमेटी का गठन किया गया, हंटर कमेटी का गठन किया गया, हंटर आयोग का गठन किया गया और हंटर आयोग ने पंजाब के उपद्रवों की जांच के लिए यह कमेटी बनाई गई थी जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का मामला भी शामिल था। लेकिन यहाँ भी आपने देखा कि भारतीयों को निराशा ही हाथ लगी है। भारतीय ये उम्मीद करते थे कि अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजी जाति जो है न्यायप्रिय जाति है और भारतीय अंग्रेजी सरकार से निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा और इस जांच आयोग ने जनरल डायर को निर्दोष साबित किया और इतना ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट में
उसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए, उसको भारतीय साम्राज्य का संरक्षक, भारतीय साम्राज्य का शेर करार दिया गया। तो ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं वो भारतीयों को काफ़ी उत्तेजित कर रही हैं। भारतीय जो हैं उनका जो अंग्रेजी सरकार पर उम्मीद था, जो भरोसा था, वो बिल्कुल अब समाप्त हो गया था। इसी संदर्भ में आप एक चीज़ और भी है कि मांटफोर्ड सुधारों की अपर्याप्तता, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहा गया है, तो भारत की जनता जो थी इन कानूनों से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी थी। लेकिन आपने देखा कि ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, उससे शासन की प्रकृति में, उसके चरित्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। एक तरफ मॉन्टेग्यू 1917 में घोषणा कर रहे थे कि उनकी सरकार का लक्ष्य है भारत में स्वशासन की स्थापना करना, भारत के लोगों को और भी ज़्यादा राजनीतिक अधिकार प्रदान करना, लेकिन ऐसा इस अधिनियम में कुछ भी नहीं था। यहाँ सरकारें जो थी दो स्तरों पर, एक तो केंद्र की सरकार और दूसरी प्रांतों की सरकार। तो केंद्र की सरकार में तो भारतीयों का कहीं कोई सवाल ही नहीं था। केंद्र की सरकार में भारतीयों को कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया, इनके साथ पावर को शेयर नहीं किया गया। हाँ, प्रांतों में जरूर इस तरह की व्यवस्था की गई और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इस द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन। दोहरा शासन कहने का आशय है कि प्रांतीय सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग थे, जो विषय थे, उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया और एक जो ज़्यादा महत्व के विभाग थे, जैसे वित्त विभाग, फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला, कानून व्यवस्था का मामला, ये तो गवर्नर के हाथों में ही रखा गया था। लेकिन जो कम महत्व के विभाग थे और जिनका संबंध सीधे जनता से जुड़ा हुआ था, वैसे विभागों का जिम्मा भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। लेकिन यहाँ भी मंत्रियों को पूरी आज़ादी नहीं थी और ऐसी स्थिति में ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था है या ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, ये भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया और इससे भारतीय जनता जो थी काफ़ी नारुष्ट थी, काफ़ी नाराज़ थी। इसके अलावा हमने एक और भी मुद्दा देखा है, वो खिलाफत का मामला है और खिलाफत जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है, चूँकि इसी खिलाफत आंदोलन से गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। तो खिलाफत और असहयोग जो है दोनों जुड़ा ही हुआ मामला है और इसको जुड़ा कहना, हमारे जुड़ा कहने का संदर्भ ये है कि ये दोनों आंदोलन जो हैं वो साथ साथ शुरू हुए हैं। खिलाफत जो है एक धार्मिक मामला था। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का सुल्तान जो है वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ है, वो इंग्लैंड के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में भारत के मुसलमानों पर ये दबाव था कि वो अंग्रेजी सरकार की मदद करें, लेकिन भारत के मुसलमानों का ध्यान जो था तुर्की सुल्तान की स्थिति पर भारत के मुसलमानों का ध्यान था और भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार से उस समय कहा भी था कि साहब, अगर तुर्की का सुल्तान युद्ध में हार जाता है तो अंग्रेजी सरकार जो है तुर्की के सुल्तान के साथ कैसा बर्ताव करेगी। तो उस समय उनको आश्वासन दिया गया था कि तुर्की के सुल्तान के मान सम्मान, उसके पद प्रतिष्ठा का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा, उसका साम्राज्य जो है उसको भी अक्षुण्ण रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और सेब्रस की संधि के द्वारा न सिर्फ तुर्की के सुल्तान को अपमानित किया गया, बल्कि जो उसके साम्राज्य का विच्छेदन हुआ और जो महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थल थे वो सब भी उसके नियंत्रण से जाते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के युवा मुसलमानों ने, जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां जैसे नेताओं ने, ये राष्ट्रवादी नेता थे, तो ये इन राष्ट्रवादी नेताओं ने, जिनको उलेमाओं का भी समर्थन प्राप्त था, तो इन लोगों ने भारत में तुर्की के सुल्तान की पद प्रतिष्ठा और उसके साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जिसको खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया है। 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और जहाँ तक इस आंदोलन से गांधी जी के जुड़ाव का सवाल है, तो गांधी जी का मानना ये था कि साहब, ये तुर्की का जो मामला है वो मामला जो है ये अंग्रेजी सरकार के वादा खिलाफी से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार ने युद्ध के वर्षों में भारतीय मुसलमानों को इस बात का आश्वासन दिया था कि वो तुर्की के सुल्तान के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ों का व्यवहार जो है वो बिल्कुल उल्टा हुआ है। इसलिए गांधी भी खिलाफत के नेताओं के साथ थे और उन्होंने निश्चय किया था कि वो खिलाफत के मामले में
सहयोग करेंगे, मुस्लिम नेताओं का साथ देंगे, मुस्लिम नेताओं को सहयोग करेंगे। अब यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि क्या इस तरह के मुद्दे को गांधी को कांग्रेस के मंच से उठाना चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था। तो गांधी ने कहा कि साहब, ये हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर है। अगर भारत के हिंदू अगर इस मामले पर मुसलमानों का साथ दें, मुसलमानों के आंदोलन में अगर वो शरीक हों, उनका साथ दें, तो आगामी आंदोलनों में मुसलमानों का सहयोग भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस के आंदोलनों में मुसलमानों की बड़ी भागीदारी होगी और ऐसी स्थिति में आंदोलन जोरदार होगा और काफ़ी असरदायी भी होगा। तो इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को प्रमुखता दी और खिलाफत के मुद्दे से ही भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके अलावा हमने यह भी देखा था कि साहब, ये इलाहाबाद में जून में 1920 में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी साहब कर रहे थे। और उन्होंने भारत के मुसलमानों को कहा कि साहब, ये जो खिलाफत का मामला है, इसका समाधान का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है असहयोग का रास्ता। उन्होंने एक 4 चरणों वाले आंदोलन को चलाने का मुसलमानों को सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पदवियों का परित्याग करें, सिविल सेवाओं का बहिष्कार किया जाए, सेना और पुलिस की नौकरी का परित्याग किया जाए और करों की न अदायगी, है ना। तो इस तरह से गांधी ने कहा कि ये जो 4 जो मामले हैं, उसमें पदवियों का परित्याग है, सिविल सेवा का, पुलिस और सेना की नौकरी का परित्याग है, बाद में करों की न अदायगी का भी आंदोलन इसमें शामिल हो सकता है। तो गांधी ने खिलाफत नेताओं को एक कार्यक्रम दे दिया था। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस पार्टी भी इन वर्षों में अब संवैधानिक रास्तों की जो निरर्थकता थी उसको महसूस कर रही थी। उसको लग रहा था कि संवैधानिक मार्ग से तरीके से अब तक जो उनके द्वारा संघर्ष किया गया है वो बहुत फलदायी नहीं रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में भी आगे की रणनीति पर गंभीर विचार विमर्श चल रहे थे और दूसरी ओर गांधी जी का दबाव भी था। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी भी असहयोग का रास्ता चुने और ऐसी ही परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह तय किया कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित होगा और जहां सहयोग के प्रस्ताव पर विचार विमर्श होगा और वहां चर्चाएं होंगी। सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता लाजपत राय साहब कर रहे थे, तो इस अधिवेशन में गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा और गांधी ने 3 बातें कही। गांधी ने कहा कि साहब, ये पंजाब का मुद्दा जो है, चूँकि आपने देखा कि पंजाब का जो मामला था, जिस तरह से जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसके बाद पंजाब के शहरों पर जिस तरह से अत्याचार ढाए गए थे, तो चूँकि पंजाब की जनता को न्याय नहीं मिल पाया था। हंटर कमेटी का गठन जरूर हुआ लेकिन पंजाबियों को न्याय नहीं मिल पाया था। जनरल डायर को निर्दोष करार दिया गया था, जनरल डायर को सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से गांधी ने कहा कि पंजाब का मामला। दूसरी बात गांधी ने कही कि खिलाफत का इशू जो है ये महत्वपूर्ण है और खिलाफत का मामला भी। और गांधी ने एक नई चीज़ जोड़ी इसमें, गांधी ने स्वराज्य की बात कही। चूँकि स्वराज्य जो है, लेकिन कमाल की बात है कि गांधी ने यहाँ स्वराज्य की कोई व्याख्या नहीं की है और सबसे शानदार ये रहा है कि समाज के हर वर्ग के लोगों ने स्वराज्य का अपने अपने तरीके से उसका अर्थ लगाया है। तो गांधी ने स्वराज्य की व्याख्या यहाँ की नहीं है। तो इस तरह से गांधी ने पंजाब के मामले, खिलाफत का मामला और स्वराज्य के मामले को लेकर के आंदोलन को शुरू करने का निश्चय किया। यही गांधी का प्रस्ताव था। यद्यपि कुछ पुराने नेताओं ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव का विरोध भी किया था और उनके विरोध का मुख्य कारण ये था कि ये बिल्कुल नई तरह की राजनीति थी। गांधी जिस तरह की राजनीति भारत में करना चाह रहे थे, गांधी के राजनीति के जो तौर तरीके थे उससे पुराने जो नेता लोग थे परिचित नहीं थे। चूँकि गांधी ने जो ये तौर तरीका सीखा था, गांधी दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी सफल रहे थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को कई मुद्दों पर हराया भी था और गांधी को सड़कों की राजनीति का बड़ा अनुभव था। लेकिन कांग्रेस के जो अन्य नेता थे तो उनको इस तरह के राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। वो अभी भी संवैधानिक मार्गों पर चलने के ही हिमायती थे। लेकिन इस बात के बावजूद उन नेताओं ने गांधी को समर्थन दिया और कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी का जो सहयोग का प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिली। फिर दिसंबर में जो एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का, जो नागपुर में हुआ था,
तो वहाँ भी असहयोग का जो प्रस्ताव है वो CR दास साहब के द्वारा रखा गया था उस सम्मेलन में, और काफ़ी लंबा चौड़ा प्रस्ताव था। और वहाँ भी गांधी को कांग्रेस के प्रतिनिधियों का भरपूर समर्थन मिला था। और सबसे शानदार बात तो यह है कि पूरे कांग्रेस के इतिहास में नागपुर का जो अधिवेशन है उसमें जितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ना उसके पहले के किसी कांग्रेस में और ना उसके बाद के किसी कांग्रेस अधिवेशन में इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों का कभी है ना का इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि किसी दूसरे सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। और यहाँ गांधी के असहयोग के प्रस्ताव को अपार समर्थन मिला था। तो इस तरह से अब तक हमने कलकत्ता के सेशन को, नागपुर के सेशन को और फिर असहयोग के जो कार्यक्रम थे उसके बारे में भी गांधी ने यहाँ क्लियर किया था, जनता को बताया था कि आंदोलन के दौरान हमको क्या कुछ करना है। गांधी ने कहा कि असहयोग जो है वो चरणों वाला आंदोलन होगा। चरणों वाला आंदोलन कहने का मतलब है कि गांधी के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। गांधी ने सबसे पहली बात जो कही, गांधी ने कहा कि साहब आंदोलन जो है इसमें सबसे पहले पदवियों का बहिष्कार करना है। और आंदोलन की शुरुआत भी गांधी ने अपने कैसरे हिंद की जो पदवी थी उसको वापस करके किया था। और उसके देखा देखी अन्य नेताओं ने राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरह की जो बड़ी बड़ी सम्मानजनक पदवियाँ थी उसको लोगों ने छोड़ दिया था। तो पदवियों का परित्याग। दूसरी बात है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। गांधी ने भारत के छात्रों से, खासकर के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों से अपील की कि वो सरकारी स्कूल कॉलेजों को छोड़ दें। तीसरी बात है अदालतों का बहिष्कार। गांधी ने कहा कि ये जो सरकारी न्यायालय हैं ये जनता के शोषण के केंद्र बने हुए हैं, इससे जनता का शोषण होता है, जनता को जो सही न्याय नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने कहा कि सरकारी अदालतों का बहिष्कार करिए। विधायिका का बहिष्कार। गांधी ने कहा कि साहब ये जो विधानमंडल है तो ये विधानमंडल जो है केवल दिखाने के लिए है। एक्चुअली इन विधानमंडलों में जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए कोई ठोस काम नहीं हो पाता। इसलिए गांधी ने कहा कि साहब इस तरह के विधायी संस्थाओं में चुन के जाने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो गांधी ने कहा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो चुनाव होंगे, ना उन चुनावों में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना है और न ही उन चुनावों में वोट करना है। इसके अलावा गांधी ने जो अन्य चीज़ें जो गांधी ने कही उसमें गांधी ने कहा कि बाद में चल करके सरकारी नौकरियों का परित्याग करने की बात है, करों की ना अदायगी की बात है। तो इस तरह से गांधी ने जनता को बताया कि क्या कुछ इस आंदोलन में करना है। इसके अलावा गांधी ने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने रखे थे, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, इसके अलावा आपने देखा कि खादी चरखा को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर पंचायती अदालतों की स्थापना, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल है, अस्पृश्यता के अंत की बात है, छुआछूत का गांधी ने विरोध किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस आंदोलन के कार्यक्रम थे। और गांधी ने कहा कि साहब दोनों ही तरह के कार्यक्रमों को चलाना है। एक तो है कि पहला कार्यक्रम जो है इससे अंग्रेजी राजनीतिक संस्थाओं पर, सामाजिक संस्थाओं पर, आर्थिक संस्थाओं पर प्रहार होगा। और ये जो बहिष्कार है, ये जो विरोध है, तो इससे अंग्रेजी सरकार पर दबाव पड़ेगा। दूसरी ओर गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम देकर के जनता, अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, चूँकि असली भारत जो है गाँव में बसता है। और इसका परिणाम हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी का सीधे किसानों से, मजदूरों से, गांव में रहने वाले लोगों से, जो अब तक राजनीति धारा से बिल्कुल अलग थे, जिनको राजनीति का कुछ भी ज्ञान नहीं था, वैसे लोगों तक भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पहुंच हुई और इससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा की थी। इसके अलावा कांग्रेस संगठन में भी बड़े बदलाव किए गए थे। आपने देखा कि अब एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना की गई है। प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया है भाषाई आधार पर। और न सिर्फ प्रांतों में बल्कि गांव और कस्बा के स्तर पर भी कांग्रेस कमेटियों की स्थापना की गई। तो इस तरह देखा कि साहब ये पार्टी का जो संगठन है उसमें भी बड़ा बदलाव हुआ है। आंदोलन और जनता के लड़ने के तरीके में बड़ा बदलाव हो गया है। अब हम लोग आगे चलें और हम लोग देखें कि आंदोलन किस तरह से प्रभावी होता है भारत में। जनवरी 1921 से आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। सही अर्थों में जनवरी 1919 से ही आंदोलन जो है जोर पकड़ता है। और इसके पहले गांधी जी ने खिलाफत नेताओं के साथ पूरे देश का दौरा किया था।
सैकड़ों सभाओं में भाषण दिया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ। गांधी ने अपने नीतियों को, अपने सिद्धांतों को, अपने कार्यक्रम के तरीकों को जनता को बतलाया और इस तरह से बड़े ही उत्साह के माहौल में यह आंदोलन शुरू हुआ और इसका रिस्पांस भी काफ़ी बेहतर रहा है शुरुआती दौर में। शहरों में यह आंदोलन जो था वो प्रथम चरण का जो आंदोलन है वो शहरों में ज़्यादा जोर पकड़ा था और आपने देखा कि बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया। उन्होंने सरकारी स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया गांधी के आह्वान पर और गांधी के लिए अपने जीवन का 1 साल देने का निश्चय भी किया, क्योंकि गांधी ने कहा था कि साहब अगर आप असहयोग के कार्यक्रमों को सही तरीके से अपनाएंगे, अगर उन रास्तों पर सही तरीके से अगर आप चलते हैं तो आज़ादी 1 साल में मिल जाएगी। तो इस तरह से छात्रों का आंदोलन जो था वो बड़ा ही जोरदार था और छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार किया और इसी क्रम में, है ना, भारत में लगभग 800 की संख्या में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। तो ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा एक अदालतों के बहिष्कार का कार्यक्रम भी असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था और इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन देश के कुछ नामचीन वकीलों ने वकालत पेशे का परित्याग कर दिया। ऐसे लोगों में CR दास साहब, मोतीलाल नेहरू साहब, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम, आशफ अली जैसे बड़े वकील लोग शामिल थे। इन्होंने अदालतों का बहिष्कार किया, इन्होंने अपने पेशे को छोड़ दिया और इसका जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा आप गौर करेंगे कि एक और भी बहिष्कार जो है वो काफ़ी सफल रहा है, वो है विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। और इसका जहाँ कहीं भी, है ना, कांग्रेसी कार्यकर्ता जो थे वो घर घर में जाते थे, वहाँ से विदेशी वस्त्र जमा करते थे और फिर सामूहिक रूप से उसकी होली जलाई जाती थी। तो इस तरह से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जो था एक प्रतीक था और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि अंग्रेजी सरकार अगर हम भारतीयों की जो जायज़ मांगे हैं उसको नहीं मानेगी तो हम एक तरह का स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, अपने देश के बने चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करेंगे। और इसका काफ़ी गंभीर असर भी था। काफ़ी गंभीर असर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1920-21 के दौरान भारत में जो सूती कपड़ों का आयात था वो 102 करोड़ का था, लेकिन अगले ही वर्ष वो आयात घट करके 57 करोड़ पर पहुंच गया था। तो इस तरह से इस बहिष्कार से अंग्रेज़ों के आर्थिक तंत्र पर चोट पड़ रही थी। आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो अप्रैल 2021 में शुरू हुआ और इस चरण में गांधी जी की सोच ये थी कि अभी नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का समय नहीं आया है। गांधी ने कहा कि अभी कार्यकर्ताओं को और भी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं को जितना प्रशिक्षण मिलना चाहिए असहयोग जैसे आंदोलन को चलाने के लिए, और चूँकि ये असहयोग जो है अहिंसक है, गांधी का अहिंसा पर काफ़ी जोर हुआ करता था, तो गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को 3 जिम्मेवारियाँ सौंपी इन दिनों में। गांधी ने कहा कि पहला काम है तिलक स्वराज्य कोष में रुपया जमा करना जिससे कि आंदोलन का खर्च चल सके। इसके अलावा गांधी ने खादी चरखे के उन्नयन की बात कही। तो पहला था तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना। दूसरा है कि गांधी ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या भी 1 करोड़ हो, मतलब कि कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में बहाल किया जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पर ही आंदोलन चलता है। और तीसरी बात थी खादी चरखा। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी के इस डिमांड का, गांधी के द्वारा जो ये मांग की गई थी उसको बड़े ही मेहनत से भरसक उसको पूरा करने का प्रयास किया। तिलक स्वराज्य कोष में तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया इकट्ठा हो गया था। रहा सवाल कांग्रेस की सदस्यता का, तो 1 करोड़ तो नहीं लेकिन 50 लाख लोगों को कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाया गया था और 20 लाख खादी चरखे भी बांटे गए। तो इस तरह से ये चरण जो था और इस चरण के जो कार्यक्रम थे उसमें भी बखूबी से सफलता मिली। अगले चरण में आप गौर करेंगे, देखेंगे आप कि जुलाई में खिलाफत आंदोलन के एक प्रमुख नेता है मोहम्मद अली साहब। तो मोहम्मद अली साहब ने कराची में खिलाफत की एक सभा में भारत के मुसलमानों से इस बात की अपील की कि अगर वो मुसलमान सेना में अगर हैं, सेना में नौकरी करते हैं,
तो मुसलमानों को सेना की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और उनके इस भाषण से अंग्रेजी सरकार काफ़ी घबराई, अंग्रेजी सरकार काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि भारत की अंग्रेजी सरकार जो थी वो सेना और पुलिस के बल पर चलने वाली सरकार थी। ये लोकप्रिय सरकार नहीं थी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी, और सेना और पुलिस के सहारे ही भारत का प्रशासन चलता था। तो अगर सेना और पुलिस की नौकरियों में जो भारतीय काम कर रहे हैं, अगर उनको ये कहा जाए कि साहब वो नौकरी छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में तो पूरा का पूरा ब्रिटिश प्रशासन का जो ढांचा है वही चरमरा जाता। तो इसलिए मोहम्मद अली को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार किया, उनको नज़रबंद किया गया। और लेकिन उनकी नज़रबंदी को राष्ट्रवादियों ने बिल्कुल गलत माना। उनका कहना था कि साहब ये हमारा सहयोग का जो कार्यक्रम है उसमें नौकरियों के परित्याग की बात भी है, परित्याग की बात भी शामिल ही है। और सितंबर महीने में गांधी जी और भारत के अन्य कांग्रेसी नेताओं ने न सिर्फ उनके बयान की पुष्टि की, बल्कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर यह भी कहा कि कोई भी सरकार, कोई भी वैसी सरकार जो जनता की समस्याओं पर विचार नहीं करती है, जनता की मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वो उस सरकार से असहयोग करे। इस तरह से गांधी जी और कांग्रेसी नेताओं ने मोहम्मद अली के बयान की पुष्टि कर दी। इसी बीच में एक और भी घटना जो है, जो काफ़ी अहम है, वो घटना है कि नवंबर 1921 में भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा हुआ, और प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं वो भारत आए, बम्बई में उतरे हैं। ठीक उसी दिन एल्फिस्टन मिल में गांधी जी की भी एक सभा का आयोजन, एक सभा आयोजित की गई थी, गांधी की भी एक सभा का आयोजन किया गया था। और दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह में जो लोग गए थे और गांधी की सभा के बाद जो लोग लौट रहे थे, तो इन दोनों ही जो लोग थे, गांधी के समर्थक और फिर प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह से लौटने वाले लोग, दोनों में झड़प हो गई। और इसका परिणाम हुआ कि बड़े पैमाने पर बम्बई में हिंसा हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई और कुल मिलाकर के 58 लोग इस हिंसा में मारे गए। गांधी को ये बम्बई की जो हिंसा थी उसको रोकने के लिए 3 दिन का अनशन करना पड़ा, तब जा कर के ये हिंसा जो थी वो नियंत्रित हो पाई। तो इस तरह से यह एक बड़ी घटना थी। इसी बीच में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो था 1921 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया, और इसमें इस सम्मेलन में चूँकि असहयोग आंदोलन के शुरू हुए लगभग 1 साल पूरा होने वाला था, तो अब गांधी पर इस बात का दबाव था कि वो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें, करों की ना अदायगी का आंदोलन शुरू करें। और ये जिम्मा जो था कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से गांधी पर सौंपा था कि गांधी को जब भी माकूल लगे, गांधी को जब भी लगे कि आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है, तो गांधी आंदोलन को शुरू कर सकते हैं। तो अब दबाव गांधी जी पर था। इसी बीच में गांधी ने जनवरी 1922 में ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब जो भी राजनीतिक कैदी हैं, आंदोलन के दौरान जो भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाए, भारत के लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को बहाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो है भारत में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें करों की न अदायगी का मामला भी जो है वो भी साथ होगा, मतलब कि करों की न अदायगी के लिए भी जनता को कहा जाएगा। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, और इसका परिणाम हुआ कि गांधी ने तय कर दिया कि 12 फरवरी को बारदोली से करों की न अदायगी का आंदोलन शुरू होगा। लेकिन यहाँ एक बात जो है वो गौर करने वाली है कि गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। चूँकि गांधी ऐसा महसूस कर रहे थे, खास करके बम्बई की जो घटना है उसके बाद गांधी महसूस कर रहे थे कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जितने प्रशिक्षण की आवश्यकता है उतना प्रशिक्षण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मिला नहीं है। इसलिए गांधी देशव्यापी स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने कहा कि पहले आंदोलन जो है बारदोली से शुरू होगा। और इसी बीच में ये 12 फरवरी से बारदोली का आंदोलन जो था वो शुरू होने वाला था। गांधी ने एक बात और भी कहा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कि जिस समय बारदोली में आंदोलन चल रहा होगा उस समय देश के किसी भी अन्य हिस्से में किसी भी तरह का आंदोलन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गांधी की सोच थी कि उस समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान जो है बारदोली पर लगा हुआ होना चाहिए। लेकिन 12 फरवरी से पहले ही 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक दुखद घटना घटी।
चौरी चौरा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक जुलूस निकाला गया था और इस जुलूस और यह शांतिपूर्ण जुलूस था, लेकिन पुलिस ने यहाँ उकसावापूर्ण कार्रवाई की। पुलिस ने उस आंदोलन के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और इसका परिणाम हुआ कि लोग भड़क उठे और लोगों ने थाने को घेर लिया। पुलिस ने गोलियां चलाई, 2-4 लोगों को गोलियां भी लगी। अब लोगों का आक्रोश जो था अपने चरम पर था और लोगों ने हिंसा का रास्ता तो छोड़ दिया, लोग हिंसक हो उठे और इसका परिणाम हुआ कि चौरी चौरा थाने में आग लगाई गई और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। जैसे ही गांधी को इस घटना की खबर मिली, गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निश्चय कर लिया और 12 फरवरी को बारदोली में जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो उस बैठक में ये तय हुआ कि असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है। इस तरह से ये आंदोलन जो था वो बिना अपने लक्ष्य को पाए हुए ख़त्म हो गया, बंद कर दिया गया। तो इस तरह से आपने असहयोग आंदोलन के जो भी आयाम हैं, जो भी चरण हैं, उसको आपने देखा है। अब 2 चीज़ों पर यहाँ गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि खिलाफत का जो मामला था, तो ये मामला जो था ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला था और तुर्की का जो खलीफा था उसका साम्राज्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक में फैला हुआ था और तुर्की के साम्राज्य में तुर्की के शासक से मुक्ति के लिए उसके साम्राज्य में राष्ट्रवादी आंदोलन भी चलाया जा रहा था। दूसरी ओर भारत के मुसलमान जो थे तुर्की के सुल्तान के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए और बचाए रखने की बात कर रहे थे। तो यहाँ इस तरह से आंदोलन जो था थोड़ा प्रतिगामी माना जा सकता है। दूसरी बात है कि खिलाफत आंदोलन से भारत के मुसलमान असाधारण रूप से संगठित हो गए। खिलाफत का आंदोलन जो है मुसलमानों को संगठित कर दिया। जो भी क्षेत्रीय भाषाई बरगत है ना, जितने भी तरह के जो अंतर थे, इन अंतरों को मिटा दिया। और आपने बाद में आप देखेंगे कि 1924 में तो तुर्की में जब वहाँ जुबा तुर्क आंदोलन हुआ और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी उसने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। इस तरह से खलीफा का मामला जो था अब भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक हो गया था। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर हुआ इससे कि मुसलमानों की एकता स्थापित हो गई और बाद के वर्षों में असहयोग के बाद आप देखते हैं कि फिर से मुसलमान जो है अपने राह पर चल देते हैं। फिर कांग्रेस की राजनीति से उनका कोई खास जुड़ाव नहीं रह जाता है। और मोपला कांड के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, बड़ी संख्या में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि अब हिंदू सांप्रदायिकता जो है वो भी जोर पकड़ने लगी और असहयोग आंदोलन के ख़त्म होते होते देश के बड़े हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए और बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस सांप्रदायिक दंगों के शिकार हुए और इस तरह से जो सामाजिक समरसता का भाव था वो ख़त्म होता चला गया। तो इस तरह से हमने अभी आपको असहयोग के बारे में बताया है। अब अगले वीडियो में आपसे हम गांधी जी ने असहयोग आंदोलन एकाएक क्यों वापस लिया और असहयोग आंदोलन की क्या कुछ उपलब्धियां रही, इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।